गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा क्लास 10th सोशल साइंस एमपी बोर्ड चैप्टर 8 का पार्ट 6। इससे पहले इस चैप्टर के 5 पार्ट की वीडियोस मैं बना चुका हूं और जैसे ये चैप्टर खत्म होगा मैं सारे पार्ट की वीडियोस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, प्लेलिस्ट में इस चैप्टर से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा पॉइंट है स्टडी का वो है इंपॉर्टेंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स। मॉडरेट्स के बारे में आपने पिछली क्लासेस में लेक्चर में सुना होगा कि मॉडरेट्स लीडर के बारे में मैंने बात की थी। ठीक है, बुक में लिखा हुआ था कि मॉडरेट्स लीडर किस टाइप के लीडर थे। वो लीडर जिनकी सोच यानी उदारवादी विचारधारा के जो लीडर्स थे, ठीक है, उनको मॉडरेट्स कहा जाता था। फिर इसके बाद हम देखेंगे एग्रेसिव नेशनलिज्म, फिर देखेंगे द काजेज ऑफ इमरजेंस ऑफ एक्सट्रीज्म। ठीक है, तो ये देखेंगे आपके बुक के पेज नंबर 145 से टॉपिक स्टार्ट होता है, जहां पर लिखा हुआ है, देखेंगे आप सबसे पहले, द मॉडरेट्स डिड नॉट सक्सीड इन अचीविंग देयर डिमांड्स थ्रू अपील और मेमोरेंडम्स। ठीक है, कि जो मॉडरेट्स थे वो डिमांड को फुलफिल करने में सक्सेस नहीं हुए थे, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से जिस तरीके से वो अपनी डिमांड्स को फुलफिल कराना चाहते थे, लाइक अपील के थ्रू, मेमोरेंडम के थ्रू, ठीक है, उसमें वो सक्सेस तो नहीं हुए। लेकिन यहां पर लिखा कि बट दे हैव द क्रेडिट ऑफ बिल्डिंग द बैकग्राउंड रेडी फॉर अ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन द ईयरलियर लाइफ ऑफ कांग्रेस। लेकिन उन्होंने एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया लोगों के लिए। कांग्रेस की ईयरलियर टाइम पर इन्होंने एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया कि हमको फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कैसे करना है। ठीक है, लोगों के अंदर ये सोच डेवलप्ड हो गई कि अब फ्रीडम के लिए हमको अपील और मेमोरेंडम से काम नहीं चलेगा, हमको लड़ना पड़ेगा। नाउ दे प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग नेशनल प्रॉब्लम एंड एजुकेट पीपल फॉर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। कैसा प्लेटफॉर्म? कि जहां पर एजुकेटेड लोग, ठीक है, डिस्कशन कर सकते थे देश की प्रॉब्लम्स के बारे में, देश के फ्रीडम को लेकर, नेशनल की जो प्रॉब्लम है उनको लेकर, ठीक है, और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस यानी राष्ट्रीय चेतना लोगों के अंदर इनकी वजह से आई। सेकेंड पैराग्राफ इसका दिया हुआ है, Although moderates considered British rule as a means for welfare, they never hesitate from criticizing British rule। कि मॉडरेट कंसीडर करते थे कि ब्रिटिश रूल जो है बेसिकली वो वेलफेयर ऑफ पीपल यानी इंडियंस के वेलफेयर के लिए, लेकिन जब कभी उनको क्रिटिसाइज करने का मौका आता था तो वो क्रिटिसाइज करने से भी नहीं चूकते थे। दादा भाई नौरोजी मेड पीपल ऑफ इंडिया अवेयर ऑफ outflow of money from India and its adverse impact it had on Indian economy। दादा भाई नौरोजी जो उस समय के इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने यहाँ के लोगों को ये अवेयर कराया कि जो मनी है इंडिया का वो आउटफ्लो कैसे हो रहा है, यानी वो इंग्लैंड कैसे जा रहा है, वो ब्रिटेन कैसे जा रहा है। ठीक है, और इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में भी लोगों को अवेयर कराया। एंड नाउ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडरेट द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड अ बिल इन 1892 विच परमिटेड इंडियन टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, और मॉडरेट की वजह से ही, मॉडरेट की इन्फ्लुएंसेस की वजह से ही 1892 में एक एक्ट पास किया गया, एक बिल पास किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिस बिल में ये इंक्लूड किया गया, ये चीजें मेंशन की गई कि परमिटेड इंडियन टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस, कि जो कॉन्फ्रेंसेस होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ठीक है, वहां पर इंडियंस को भी जाना परमिट कर दिया गया। ठीक, इसके बाद है एग्रेसिव नेशनलिज्म। तो ये तो था इंपॉर्टेंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट, की क्या इंपॉर्टेंस था इंडियंस फ्रीडम मूवमेंट के लिए, ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंस था और क्या अचीवमेंट्स थे इनके। नाउ द नेक्स्ट है एग्रेसिव नेशनलिज्म। एग्रेसिव नेशनलिज्म को हम बोलते हैं उग्रवादी राष्ट्रवादी विचारधारा, यानी उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा। यानी अब वो लोग आएंगे यहाँ पर जो मेमोरेंडम और अपील के थ्रू वर्क नहीं करना चाहेंगे, वो लड़कर अपनी आज़ादी को लेना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, लिखा हुआ है कि इन द इनिशियल पीरियड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 20 ईयर यानी 1885 टू 1905 द कमांड ऑफ कांग्रेस वॉज इन द हैंड्स ऑफ लिबरल्स यानी मॉडरेट। स्टार्टिंग के 20 ईयर्स में कांग्रेस की जो कमांड थी वो लिबरल्स के हाथ में थी, मॉडरेट्स लीडर के हाथों में थी। द एग्रेसिव हार्डलाइनर्स वर टायर्ड ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ अपील, रिक्वेस्ट एंड डेलीगेशंस। और जो अग्रेसिव नेशनलिस्ट थे, ठीक है, जो अग्रेसिव सोच वाले व्यक्ति थे, उनको ये जो पॉलिटिक्स थी अपील की, मेमोरेंडम की, इनसे वो टायर्ड होते थे, गुस्सा आता था उनको अपील और मेमोरेंडम के थ्रू अपनी पॉलिटिक्स करने में, अपनी डिमांड्स को फुलफिल कराने में। दे वांटेड टू प्रिपेयर द पीपल फॉर नेशनल स्ट्रगल थ्रू इनवॉकिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पैट्रियोटिज्म एंड करेज।
ठीक है, इनका बिलीव क्या था, इनका विश्वास क्या था, ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि लोगों को प्रिपेयर करें किस चीज़ के लिए, कि फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करने के लिए प्रिपेयर करें थ्रू इनवॉकिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को जगाएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप्ड करें एंड पैट्रोटिज्म एंड करेज, पैट्रोटिज्म यानी राष्ट्रभक्ति की भावना को उनके अंदर जगाएं ताकि वो लोग स्ट्रगल करने के लिए तैयार हों। एंड नाउ दे वांटेड टू प्रेस द ब्रिटिश एम्पायर टू गिव द इंडियंस देयर राइट्स, और ये ब्रिटिश एम्पायर को प्रेस करना चाहते थे, दबाना चाहते थे ताकि वो इंडियंस को उनके राइट्स दे दें। एंड नाउ अब आप आते हैं द काजेज ऑफ इमरजेंस ऑफ एक्सट्रीज्म, कि एक्सट्रीज्म के इमरजेंस के क्या क्या कारण थे, ठीक है, क्या क्या रीजन थे, क्या क्या काजेस थे कि किन वजह से एग्रेसिव नेशनलिज्म इंडिया के अंदर आया। तो पहला यहां पर देखें, सबसे पहला है, मैं यहां पर शो भी करता चल रहा हूं, देखेंगे डिससैटिस्फैक्शन टुवर्ड द वर्किंग ऑफ मॉडरेट, कि मॉडरेट जो लीडर्स थे उनके वर्किंग से इनको डिससैटिस्फैक्शन था। डिससैटिस्फैक्शन कैसे, यानी डिससैटिस्फैक्शन को हम असंतोष बोलते हैं। तो देखेंगे लिखा है यहां पर कि द एग्रेसिव लीडर्स लाइक लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष एंड अदर रियलाइज दैट इंडियन वुड नेवर गेट द पॉलिटिकल राइट्स थ्रू मेमोरेंडम एंड अपील्स। तो जो एग्रेसिव लीडर्स थे, जहां पर लाल बाल पाल की बात की, यानी लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक भी इसमें आएगा आगे, अरविंद घोष हैं, ठीक है। तो ये लीडर्स, इनको समझ में आ गया था कि इन्होंने बोला कि नेवर गेट द पॉलिटिकल राइट्स थ्रू मेमोरेंडम एंड अपील्स, की इंडियंस को उनके राइट्स मेमोरेंडम और अपील से नहीं मिलेंगे। नाउ एग्रेसिव लीडर्स had no faith in so called British justice and philanthropy। philanthropy का मतलब होता है परोपकार, ठीक है। तो इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट पर बिल्कुल भी फेथ नहीं था कि वो जस्टिस करेंगे या परोपकार का काम करेंगे। एंड दे वांटेड टू लॉन्च अ पावरफुल मास मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ये चाहते थे कि एक पावरफुल मास मूवमेंट हो, एक लोगों का जन आंदोलन हो, बहुत सारे लोग एक साथ होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्राइक करें, आंदोलन करें, मूवमेंट करें, तभी सक्सेस मिलेगी। एंड नाउ लोकमान्य तिलक सेड इंडियंस विल नॉट गेट द फ्रीडम ऑन अ सिल्वर प्लेटर, यानी लोकमान्य तिलक ने एक चीज कही थी कि इंडियंस को आजादी सिल्वर के प्लेट पर सजी हुई नहीं मिलेगी, यानी कहने का मतलब ये था कि आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ना पड़ेगा, हो सके तो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंड नाउ सेकेंड नंबर पर देखेंगे आप, लिखा है कि फेलियर ऑफ लेजिमेंट मूवमेंट। लेजिमेंट का मतलब होता है संवैधानिक, यानी संवैधानिक तरीके से, जैसे मेमोरेंडम और अपील, ये संवैधानिक तरीके थे, इसको हम लेजिमेंट बोलते हैं। तो यहां पर लिखा है कि हैविंग रिसीव्ड अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट एंड अपील्स फ्रॉम मॉडरेट, ब्रिटिश फाइनली इन 1892 पास्ड द भारतीय परिषद अधिनियम, बट इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी वैलिड राइट टू इंडियंस, कि मॉडरेट की इन्फ्लुएंस की वजह से 1892 में एक एक्ट तो ला दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उस एक्ट का नाम था भारतीय परिषद अधिनियम, लेकिन यहां पर कोई वैलिड राइट्स नहीं दिए गए थे इंडियंस को। एंड नाउ दस ऑल द होप्स ऑफ गेटिंग पॉलिटिकल राइट्स थ्रू लेजिमेट मींस फेडेड, यानी जो दिखावा था, ये सब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम जो लेकर आए थे, ठीक है, वो सिर्फ एक दिखावा था, वहां पर कोई वैलिड राइट्स नहीं दिए गए थे, जिनसे ये सारी चीजें फेडेड हो गई। फेडेड का मतलब होता है धूमिल हो जाना, जिसका कोई यूटिलाइज नहीं रहना, ठीक है। थर्ड नंबर पर है रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल। रिएक्शनरी को हम डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी भी कह सकते हैं, ये ब्रिटिश खुद में और इंडियंस में कैसा डिस्क्रिमिनेशन करते थे। तो यहां लिखा था मेन रीजन ऑफ इमरजेंस ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म वाज द रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, वेदर प्रोमिसेस इंडियन वर गिवन थ्रू द भारत शासन अधिनियम एंड क्वीन विक्टोरियाज अनाउंसमेंट इन 1858 दे प्रूव्ड टू बी ओनली वर्बल फ्रेज, ठीक है, कि जो क्वीन थी विक्टोरिया, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था 1858 में कि हम इंडियंस को प्रॉपर राइट्स देंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, और भारत शासन अधिनियम में जो बातें लिखी गई थी वो सिर्फ एक दिखावा था इंडियंस के लिए, ठीक है, इंडियंस को धोखा देने के लिए। एंड नाउ दे वर नेवर फॉलोड इन देयर ट्रू स्पिरिट, कभी उन्होंने इस चीज को फॉलो नहीं किया। द पॉलिसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू एज बिफोर, जो पॉलिसी पहले थी डिस्क्रिमिनेशन की और एक्सप्लॉयटेशन की, वो कंटिन्यू चलती ही रही, इनमें कोई सुधार नहीं आया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नैरो माइंडेड रूल इन ब्रिटेन, द कमांड ऑफ इंडियन रूल वॉज ऑल्सो गिवन टू द रिएक्शनरी वायसराय इन इंडिया,
ठीक है, जब तक ये नैरो माइंडेड चलता रहा ब्रिटेन के गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया द कमांड ऑफ इंडियन रूल वाज आल्सो गिवन टू द रिएक्शनरी वायसराय इन इंडिया, कि ऐसे वायसराय के हाथ में थी इंडिया की गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि रिएक्शनरी वायसराय थे, यानी ऐसे वायसराय जो थे जो इंडियन से हेट करते थे, यानी अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, अपने आप को सुप्रीम मानते थे, रादर देन इंडियंस को वो कमजोर समझते थे, इंडियंस को बेवकूफ़ समझते थे। यही पॉलिसी को रिएक्शनरी पॉलिसी कहा जाता था। नेक्स्ट लिखा है कि द एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंप्लीटली रेडिकली प्रीजुडिस्ड का मतलब होता है पहले से हम लोगों के बारे में कुछ भी सोच लेते हैं। यहां पर इसको पक्षपात से लिया गया है कि द एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंप्लीटली रेडिकली प्रीजुडिस्ड एंड इनह्यूमन टुवर्ड इंडियंस, की प्रीजुडिस्ड से पक्षपात करते थे इंडियंस के साथ और इनह्यूमन यानी अमानवीय व्यवहार करते थे। लॉर्ड लिटन एंड लॉर्ड कर्जन हैड हर्ट द इंडियन फीलिंग अबाउट देयर रेस, और लॉर्ड कर्जन एंड लॉर्ड लिटन ये दो नाम है वायसराय के जिन्होंने अपनी पॉलिसीज की वजह से इंडियंस को काफ़ी हर्ट किया। फोर्थ नंबर पर है इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। अब इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, क्या लिखा है कि इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज सफर्ड एज मेजर सेटबैक ड्यू टू द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसीज की वजह से, ठीक है, ब्रिटिश जो इंडियन एग्रीकल्चर था और इंडियन इंडस्ट्रीज जो थे, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी, ठीक है। यहां पर लिखा कि देयर इकोनॉमिक पॉलिसी पैट्रोनाइज्ड द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट, कि सिर्फ उनकी जो पॉलिसी थी वो कैपिटल्स को, ठीक है, यानी पूंजी को इकट्ठा करने की पॉलिसी थी कि कैसे हम यहां से पैसों को लूट के ले जाएं। एंड नाउ द इंपोर्ट ड्यूटी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश गुड विच काज्ड अ हैवी लॉस टू इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री। अब ब्रिटिश से जो सामान आता था, ब्रिटिश गुड्स यानी ब्रिटिश के जो सामान थे, वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात का जो कर था वो जीरो कर दिया गया, नील कर दिया गया, जिनकी वजह से वहां के जो सामान थे यहाँ सस्ते दामों पर बिकने लगे, जिससे यहां पर बनी हुई चीजें, इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री से बनी हुई चीजें बिकना बंद हो गई, ठीक है। और ये बहुत बड़ा लॉस था इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री के लिए। एंड नाउ फिफ्थ नंबर पर है द सोशल कल्चर एंड रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। सिक्स नंबर पर नेचुरल कैलामिटीज ड्रॉट एंड प्लेग है, ठीक है। नेचुरल कैलामिटीज का मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं, तो यहां पर दो चीजें हैं, ड्रॉट और प्लेग के बारे में बात किया तो यहां पर 1896 में प्लेग आया था मुंबई के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, और 19th सेंचुरी के एंड में, ठीक है, ड्रॉट की कंडीशन थी यानी अकाल की कंडीशन थी। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इनडिफरेंस थी इंडियंस को लेकर, यानी उदासीन थी, इंडियंस की प्रॉब्लम की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही थी, तो ये भी एक रीजन था। सेवंथ नंबर पर है इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्न थिंकिंग एंड फॉरेन रिवॉल्यूशन। इसको समझा देता हूं मैं, क्या है कि वेस्टर्न थिंकिंग एंड फॉरेन रिवॉल्यूशन का क्या इंपैक्ट पड़ा इंडियंस के अंदर। तो देखिए, द नॉलेज ऑफ इंग्लिश in led many educated Indians to come across the western revolutionary ideas। तो जैसे ही यहाँ के लोगों को इंग्लिश का ज्ञान हुआ, यानी अंग्रेजी पढ़ते आने लगा, इंग्लिश के बारे में जानने लगे, तो जो एजुकेटेड इंडियन थे, ठीक है, वो टू कम अक्रॉस द वेस्टर्न रिवॉल्यूशनरी आइडियाज, तो उनको वेस्टर्न रिवॉल्यूशनरी यानी जो पश्चिम की तरफ, यानी पश्चिम के आप देखें यूरोपीय कंट्री जो थी वो वेस्टर्न कंट्रीज थी, तो वहां पर कुछ मूवमेंट्स हुए थे, तो उनके बारे में इनको नॉलेज हुआ। कैसे कि रोशो, वोल्टायर, माजिनी, बुर्के एंड गरीबादली वर द वंस हु इन्फ्लुएंस्ड द मोस्ट, ये राइटर्स थे जिन्होंने इंडियंस को इन्फ्लुएंस्ड किया, ठीक है। द विक्ट्री ऑफ इब्शीनिया ऑन इटली, यानी छोटे छोटे देश हैं इब्शीनिया जिन्होंने इटली पर विक्ट्री ली, एंड स्मॉल कंट्री लाइक जापान विक्ट्री ऑन रशिया इंथ्यूज्ड द इंडियंस विथ होप, ठीक है, कि छोटी छोटी कंट्रीज ने जब बड़ी कंट्रीज में विक्ट्री की तो इनकी बुक्स लिखी गई थी, और वो बुक्स जो थी, वो लिटरेचर जो थी, वो इंग्लिश में लिखे गए थे। तो जो इंडियन एजुकेटेड पर्सन थे, इन बुक्स को पढ़ा उन लोगों ने, ठीक है, वहां से उन्होंने आइडिया लिया कि कैसे हमको अपने फ्रीडम के लिए लड़ाई करनी चाहिए, और यही चीजें जो थी जो इंडियंस को इन्फ्लुएंस्ड किया, जिसके बारे में हमने यहाँ पर लिखा कि इम्पैक्ट। तो ये इम्पैक्ट पड़ा कि जो इंडियन एजुकेटेड इंडियन थे वो और ज़्यादा लोगों को अवेयर करने में सक्षम हुए कि हमको कैसे मूवमेंट करना है, फ्रीडम के लिए कैसे लड़ना है। एंड 8th नंबर पर देखेंगे आप, जहां पर है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड डेवलपमेंट ऑफ रेडिकल नेशनलिज्म, ठीक है। रेडिकल का मतलब आप समझ रहे हैं, रेडिकल का मतलब भी उग्र ही होता है, जिसको हम एक्सट्रीज्म बोलते हैं, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसके बारे में भी आपको पता होगा, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा कि 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, ठीक है। तो ये भी एक मेन रीजन था एक्सट्रीज्म,
के इमरजेंस का। तो यहाँ पर लिखा है कि लॉर्ड कर्जन इन 1905 डिवाइडेड बंगाल इन 2 पार्ट्स फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, किस पॉलिसी के तहत? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज के तहत। दिस वॉज अ कॉन्स्पिरेसी टू डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम ऑफ बंगाल एंड ब्रेक द बॉन्ड ऑफ यूनिटी बिटवीन देम परमानेंटली। ठीक है, ये एक इनकी कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी कि हिंदू और मुस्लिम्स को अलग करने की, कि हिंदू और मुस्लिम में जो यूनिटी थी, ठीक है, जो एकता थी, उसको खत्म करने की पॉलिसीज थी लॉर्ड कर्जन की, कि इन्होंने 1905 में बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एंड नाउ दिस काज्ड अ पोटेंशियली एक्सप्लोसिव सिचुएशन इन बंगाल। सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैज रिटन दैट पार्टीशन ऑफ बंगाल कॉज्ड द नेशनलिस्ट मूवमेंट टू टेक द अग्रेसिव स्टैंड। ठीक है, कि अब यहां पर पार्टीशन की वजह से बंगाल के अंदर सिचुएशन काफी ज्यादा पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव हो गई थी, यानी लोग दंगे करने पर उतारू हो गए थे, लोग लड़ाई झगड़ा करने लगे, यानी समझ सकते हैं कि जो कंडीशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी बंगाल के अंदर। तो इसी के लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कॉज्ड द नेशनलिस्ट मूवमेंट टू टेक एग्रेसिव स्टैंड, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, ठीक है, उसकी वजह से लोगों के अंदर एक एग्रेसिवनेस आ गई है और वो अपना मूवमेंट करने के लिए तैयार हैं। एंड नाउ महात्मा गांधी एक्सेप्ट इन हिंद स्वराज, महात्मा गांधी ने इसको हिंद स्वराज कहा। एंड नाउ दैट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल द रियल अवेकिंग टुक प्लेस इन इंडिया। बेसिकली हम देखें तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसके बाद लोगों के अंदर अवेकन आया, लोग अवेक होना स्टार्ट हुए, लोग अवेयर होना स्टार्ट हो गए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब बंगाल का पार्टीशन कर सकती तो और क्या क्या कर सकती है। उसके बाद लोग स्ट्रगल के लिए तैयार होने लगे। इसके बाद पेज नंबर 146 पर ही देखेंगे आप, जहां पर लिखा है द डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीज्म मूवमेंट एंड देयर सिस्टम ऑफ वर्किंग, कि एक्सट्रीज्म मूवमेंट का सिस्टम क्या था वर्किंग का और उसका डेवलपमेंट कैसे हो। तो यहां पर मैं 2 चीजों पर बात करूंगा, एक होगा स्वदेशी जिसको सेल्फ गवर्नेंस कहा जाता है और एक होगा बायकॉट। इन 2 चीजों के बारे में आपको पढ़ना है इस पर। ठीक है, तो मैं बता देता हूं कि स्वदेशी का मतलब क्या होता है। स्वदेशी जिसको हम सेल्फ गवर्नेंस बोलते हैं, कि अपने देश की बनी हुई चीजों को ही यूज करना। तो यहां पर लिखा है पेज नंबर 147 पर देखेंगे 1, 2, 3 3rd नंबर का पैराग्राफ, जहां पर लिखा हुआ है कि दीज लीडर्स यूज द वर्ड स्वदेशी और सेल्फ गवर्नेंस in a different connotation. By self-governance they not only meant obtaining the political rights but also establishing a political system which would help the Indian to progress. एंड स्वदेशी में बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, तो यहां पर पॉलिटिकली के साथ साथ यहां पर बोला कि बाय सेल्फ गवर्नेंस नॉट ओनली ऑब्टेनिंग पॉलिटिकल राइट्स बट आल्सो एस्टेब्लिश अ पॉलिटिकल सिस्टम, खुद का पॉलिटिकल सिस्टम एस्टेबल करना भी स्वदेशी के तहत लिया गया। और स्वदेशी में कुछ चीजें थी कि यहां की बनी हुई चीजों का यूज करना। एंड सेकेंड थिंग जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर में वो है बायकॉट, कि बायकॉट का मतलब क्या होता है। तो ये आपको उसी के नीचे 5th नंबर के पैराग्राफ पर मिलेगा, बायकॉट एंड स्वदेशी के बारे में। ठीक है, और 4th नंबर पर आप देखेंगे कि बायकॉट का मतलब क्या होता है। बायकॉट का मतलब होता है चीजों का बहिष्कार करना। ठीक है, विदेशी चीजों के साथ साथ जो इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट में पोस्टेड थे, जॉब करते थे, चाहे वो सेना में हो चाहे किसी भी तरीके की जॉब में हो, ठीक है, उनको अपने जॉब से रिजाइन देना था। तो ये एक मूवमेंट था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा है, ये शॉर्ट आंसर है, वेरी शॉर्ट आंसर है। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन है जिसको आप लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सट्रीज्म मूवमेंट, कि एक्सट्रीज्म मूवमेंट का इंपॉर्टेंस क्या था। और यहां पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं कि पेज नंबर 148 पर जब आप आएंगे तो वहां पर मेन लीडर्स ऑफ एक्सट्रीज्म नेशनलिज्म लिखा हुआ है कि मेन लीडर कौन कौन थे। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, इनके बारे में शॉर्ट नोट आप देख लेंगे। 1, 2 सेकेंड पैराग्राफ, 3rd पैराग्राफ और 4th पैराग्राफ। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये चैप्टर हुआ यहाँ पर क्लोज। नेक्स्ट क्लास में मैं चैप्टर 4 के साथ आपसे मिलूंगा। चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन होगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।